नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के पंचतंत्र की कथाओं में भाग 1 में। दोस्तों व दर्शकों, आपके लिए यह समय भले ही खाली जा रहा हो, इस खाली समय को भरने के लिए ही हमने अपना ये स्पेशल प्रोग्राम लाया है। इस कार्यक्रम पे हम आपको ऑडियो के जरिए पंचतंत्र की कथाओं की 10 की 10 रचनाओं को प्रस्तुत करेंगे जो पंचतंत्र की कथाओं में लिखी हुई है। हम शुरुआत से लेकर के अंत तक आपके समक्ष बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छा अनुभव हो सके, साथ ही आप गहन सोच के साथ व गहन अध्ययन के साथ हमारे वाक्यों को सुन सके। वैसे मित्रों, यह काफ़ी आसान होता है कि आपको कोई किताब मिल जाए और आप उसे पढ़ लें, लेकिन किताब में पढ़ी हुई बातें ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहती है। इसके बनिस्बत अगर आप सुनने की शक्ति अच्छी रहती है तो आप काफ़ी अध्ययन के साथ व स्नेह के साथ बातों को सुन करके काफ़ी दिनों तक स्मरण कर सकते हैं। यह बेहतर रहेगा कि आप हमारे इस छोटे से प्रयास को अपना समय दे करके सफल बनाने का प्रयास करें। हम आपके लिए सदैव कर्जदार रहेंगे। ये ऐसा कर्ज है जिसका मूल्य चुकाना आसान नहीं है और ये चुकाया भी नहीं जा सकता। तो आइए शुरुआत करते हैं पंचतंत्र की कथाओं का प्रारंभ भाग 1 से। वैसे तो पंचतंत्र का सौरभ पूरे देश विदेश में फैला हुआ है। कई प्रदेश के लोग भी आकर के इस गुणग्राही इस देश में आकर इस अपूर्व मधु को ग्रहण करने लगे। इसके क्रम से और इसके दूसरे ग्रंथ हितोपदेश से कई प्रकार के देशों में अनेक भाषाओं में अनेक आकार से प्रचलित हुए। इसकी नीति गणित कथाएं असभ्य जातियों में भी अनेक नाम से प्रचलित हुए। एशिया, यूरोप, अमेरिका आदि संपूर्ण देशों के संपूर्ण धर्मावली लंबी में लोक सिद्ध वाक्य के समान इसके उपदेशों और श्रद्धा और भक्ति को माना गया है। पंचतंत्र के कर्ता किस समय किस स्थान में प्रादुर्भूत हुए या फिर उनका कहाँ जन्म हुआ, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। विष्णु शर्मा उनका प्राकृत नाम है, यह है भी या नहीं इस पर भी संशय है। यह संपूर्ण ऐतिहासिक वृत्तांत स्पष्ट रूप से जानने का कोई उपाय ही नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि यह काफ़ी पुराना है। भारतवर्ष के प्राचीन आचार्यों ने कहीं अपने ग्रंथों में अपना लौकिक परिचय नहीं दिया है। वह किस समय किस देश किस कुल किस अवस्था में प्रादुर्भूत हुए थे, क्या आकृति थी इत्यादि आधुनिक ऐतिहासिक परिचय कुछ भी नहीं जाना जा सका है और उन्हें आत्म परिचय देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि वे संपूर्ण रूप से अपने को भूलकर तन्मय भाव से ज्ञान चिंता में मग्न थे। वह महायोगी सिद्धि लाभ करके ही आत्मा को चरितार्थ ज्ञानमय करते थे। ग्रंथ में ग्रंथकार का नाम धाम आदि परिचय देने में उनकी कोई भी इच्छा नहीं होती थी। यथा रामायण, महाभारत, हरिवंश आदि ग्रंथों में भी अपरिमित प्रभावशाली उन ऋषियों ने अपना नाम धाम का उल्लेख नहीं किया है। वाल्मीकि, व्यास यह प्राकृतिक नाम नहीं है, किंतु वाल्मीकि से प्राप्त होने से वाल्मीकि और वेद विभाग करने के कारण वेद व्यास नाम प्राप्त हुआ है। इन महर्षियों के निर्माण किए गए ज्ञान कंठ की ब्रह्मा से व्याप्त होने वाली विशालता देखकर तथा उनमें एकीकृत आकृति का ध्यान करके सन्मुख एक एक महानुभाव की विशाल मूर्ति अभिवृत होती है। यद्यपि उन्होंने अपना लौकिक परिचय नहीं दिया है,
परंतु जो मनुष्यों का यथार्थ परिचय है वह उस अलौकिक ज्ञान का परिचय प्रदान कर गए हैं। वे जीव लोक के कल्याण करने को यह अमूल्य ज्ञान धन संचय कर गए हैं। इस कारण उनका आत्म परिचय तो चंद्र सूर्य की स्थिति भी नहीं दे सकती। जैसा कि महावीर कर्ण ने कहा है, सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम् देव्यांतम कुले जन्मा मध्यांतं तु पौरुषम। अर्थात चाहे सूत हो चाहे सूतपुत्र हो, जो कोई भी मैं हूँ, आपको इससे क्या लेना देना। कुल में जन्म दैवाधीन है, परंतु पुरुषार्थ तो मेरे अधीन है। अर्थात पुरुषार्थ ही हमारा परिचय है। इस कारण पंचतंत्र के कर्ता का नाम, धर्म, वंश, परिचय ना पाने से मनुष्य जाति की कोई हानि नहीं होती। उनका यह पंचतंत्र अनंत काल प्रयत्न जीवलोक का महाउपकार साधन कर उनके मनुष्य का परिचय प्रदान करता रहेगा। पंचतंत्र और हितोपदेश, यह 2 ग्रंथ विष्णु शर्मा के रचित है। यह प्रसिद्ध है, जिसमें यह पंचतंत्र पहला और हितोपदेश इसका सार, लेकिन पीछे निर्माण किया गया है। दोनों ग्रंथों में एक ही वस्तु की कथन है। इसमें विस्तार और हितोपदेश में संक्षेप में है। इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश के 4 तंत्र है। कहीं कहीं हितोपदेश में पंचतंत्र के सिवाय अन्य स्थानों से भी संग्रह किया गया तंत्र देखने को मिल सकता है, जैसे मित्रलाभा सुहृदो विग्रहासी संधिर्विचा पंचना तंत्र तन्मस्या ग्रंथा कृष्य लिख्यते। अर्थात मित्र, लाभ, सुहृद, विग्रह और संधि यह पंचतंत्र तथा अन्य ग्रंथों से लाकर लिखते हैं। मंगलाचरण में विष्णु शर्मा ने मनु, बृहस्पति, शुक्र, पराशर, व्यास, चाणक्य आदि नीति शास्त्र करने वालों को नमस्कार किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कारण कि नीति शास्त्र के कर्ता जगत पूज्य हुए हैं। ब्रह्मा से यह शास्त्र प्रादुर्भूत हुआ है। महाभारत राजधर्म के एक अध्याय में लिखा है, देवताओं की प्रार्थना से ही ब्रह्मा जी ने लक्ष्यों में नीति शास्त्र निर्माण किया था। यह लक्ष्य श्लोक है। शिव जी ने संक्षेप कर 10 सहस्त्र अध्याय किए और विशालक्षण शिव का नाम है। इस कारण वह शास्त्र विशालक्षा नाम से प्रसिद्ध हुआ। इंद्र ने शिव जी से पढ़ 5 सहस्त्र अध्याय में संक्षेप कर अपने नाम के अनुसार उसका नाम बहुदांतिक रखा। फिर बृहस्पति ने 3 सहस्त्र अध्यायों में संक्षेप कर उसका नाम वाचस्पति प्रसिद्ध किया। शुक्राचार्य ने उसके सहस्त्र अध्यायों में संक्षिप्त कर उसका नाम औसनस रखा। गरुड़ पुराण में देखा जाता है, चाणक्य ने बृहस्पति प्रणीत नीति शास्त्र का संग्रह कर उसे श्लोक संग्रहित किए। इस कारण नीति शास्त्र के ग्रंथ के श्लोक और चाणक्य के श्लोक प्राय एक रूप है। दंडी परिणय 10 कुमार चीते के विश्व चरित्र में लिखा है कि विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य ने मौर्य वंश राजा चंद्रगुप्त के लिए पूर्व प्रचलित नीति शास्त्र को संक्षिप्त करके 6 सहस्त्र श्लोकों में निबद्ध किया। यह सत्य है कि इन्होंने यह ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ बृहस्पति से महाभारत आदि ग्रंथों से संग्रह किया है, परंतु इन्होंने यह रत्न अपूर्व आख्या के रूप सूत्र में इस प्रकार गुथे हैं कि उनकी असाधारण बहुदर्शिता, अद्भुत सार ग्रहिता तथा विचित्र रचना कौशल की सभी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उनका रचित गद्य इतना सरल और मनोहर और शुद्ध है कि उसे देख स्नेही बोध होता है। इस प्रकार का अन्य कोई ग्रंथ सरलता से, मधुरता से पूर्ण संस्कृत साहित्य में नहीं है। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि इन्होंने प्राचीन सामग्री से
अपनी बुद्धि के बल से एक अपूर्व नूतन पदार्थ की सृष्टि की है। पंचतंत्र की कथाओं का मूलांतर निरूपण करना भी बड़ा कठिन है। जैसे कहानी भारतवासी अपने छोटे बालकों को सुनाया करते थे और जो बहुत काल तक क्रम से कंठ में ही चली आती थी, वैसी ही कथाओं को शिक्षा सहित महान पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है। पंचतंत्र की कहावत हमारे देश की शिक्षा का प्रथम सोपान है तथा मनुष्य जाति का बाल्यावस्था के निमित्त एक सरल, मधुर और कोमल पदार्थ है तथा जगत का प्रथम सत्व भारत की अति पुरान संलग्न संपत्ति है। यह अवश्य ही सबको स्वीकार है। महाभारत हमारे देश की अति पुरातन संपत्ति है। प्रायः महाभारत की रचना 4.5 सहस्त्र वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इस ग्रंथ में मनुष्य जाति के अति पुरातन चित्र खींचकर संपूर्ण नीति और धर्म के आख्यान बड़ी चमत्कारता से वर्णन किए हैं। अनेक स्थलों में पंचतंत्र की रीति के समान धर्मादि विषय निरूपण किए गए हैं। बहुत क्या, पंचतंत्र और हितोपदेश की कई कथाएं महाभारत से लिखी गई है, जैसे व्याघ, कपोत आदि इससे विदित होता है। कोई कथा भारत से पहले भी विद्यमान थी और अधिक खोज करने से भी यह जाना जा सकता है कि सबसे अधिक प्राचीन ग्रंथों में कहीं कहीं ऐसी कथा लिखी है। विष्णु शर्मा ने कोई पुरानी लिखित कथा और कोई पुरानी परंपरा से प्राप्त प्राचीन कथा संग्रह करके मनोहर लिपि सूत्र को ग्रथित किया है। तो आइए जानते हैं इसके विस्तार। विद्वान कोलुको साहब ने अपने टीका किए पंचतंत्र की भूमिका में लिखा है, यह अप्रासंगिक जानकर यह वार्ता लिखना या सुनाना उचित नहीं है। मित्रों, ये थे हमारा पंचतंत्र का पहला भाग। अब मिलते हैं हम अगले भाग में, जहाँ से हम पंचतंत्र की कहानियों की शुरुआत करेंगे। हम जानेंगे किस प्रकार से कहानी की शुरुआत हुई, किस प्रकार एक ऋषि ने 3 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मे को उठाया। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।